हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम बोर्ड एग्जाम पेपर 2025 कक्षा 8 के गणित विषय के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर कक्षा 8 के लिए बोर्ड परीक्षा हेतु पेपर लेकर आइए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज से हम बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो देखें, आपका पेपर 2 घंटे 30 मिनट का होगा और कितने अंकों का होगा? तो 80 अंकों का आपका पेपर होगा। आपके सामने परीक्षा से संबंधित कुछ निर्देश दिए गए हैं, या पढ़ लेना। सबसे जो पहला खंड है वो है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक आपके अबसद वाले प्रश्न दिए गए हैं। देखो, पहला है निम्न में से परिमेय संख्या साचर्य नहीं है, यानी परिमेय संख्या किस संक्रिया के लिए साचर्य गुण धर्म का पालन नहीं करती है। जो परिमेय संख्या होती है वो भाग के लिए साचर्य गुण धर्म का पालन नहीं करती है, बाकी योग और गुणन के लिए साचर्य गुण धर्म का पालन करती है। ठीक। दूसरा है पक्षांतरण करने पर प्लस का जो चिन्ह है वो किसमें बदल जाता है? तो पक्षांतरण करने पर जो योग का चिन्ह है वो माइनस यानी घटाव के चिन्ह के अंदर बदल जाता है। तीसरा है चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? तो चतुर्भुज के आमने सामने के जो बिंदु होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। चौथा, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में एक आएगा? तो देखो, जो संख्या आपकी 109 है, 109 के वर्ग के लास्ट में क्या आएगा? एक आएगा, क्योंकि देखो 109 गुणा 109, यहाँ पर इकाई का अंक 9 है और हमें पता है जब 9 का 9 से गुणा होता है तो कितना आता है? 81 आता है। पांचवा है 1 से 1000 तक की संख्याओं में पूर्ण घन संख्या कितनी है? तो 1 से लेकर 1000 तक जो संख्या है उनमें जो पूर्ण घन संख्या है वो कितनी है? वो आपकी 10 है। क्यों? क्योंकि 1 का घन कितना होता है? 1 होता है, और 10 का घन कितना होता है? 1000 होता है। तो इन दोनों के बीच में कितनी पूर्ण घन संख्या मौजूद है? 10। छठा है एक टोकरी में 15 सेब है और 5 संतरे हैं, तो संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात कितना होगा? तो संतरे संतरे पहले बोला है तो संतरों की संख्या ऊपर आ जाएगी, बाद में क्या आ जाएगी? सेबों की संख्या। तो 5/15 यानी 1:3, है ना? तो कितना आ जाएगा? 1:3। सातवां, 8x² प्लस 2xy प्लस 3x² प्लस 2y² प्लस 2x² व्यंजक में पदों की संख्या कितनी है? देखो यहाँ पर 8x², 3x² 11x² प्लस 2, तो ये कितना हो गया? 13x² प्लस 8 और 3 11 और 2 13, फिर क्या है? 2y का स्क्वायर, फिर क्या है? 2xy। तो यहाँ पर कितने पद हैं? तो यहाँ पर 3 पद हैं। आठवां, 2 की घात 5 भाग 2 की घात 2, तो घटाव करते समय घातें क्या होती है? घटती है। तो 5 में से 2 घात कम हो जाएगी तो कितना बचेगा? 2 की घात 3, है ना? तो यहाँ पर 2 की घात 5 माइनस 2 यानी 2 की घात 3 आपका सही उत्तर होगा। आगे बात करें, अगला खंड है वो है आपका अति लघु उत्तरात्मक, प्रश्न संख्या 9 से 12 तक। 9वां प्रश्न है -2/3 गुणा 4/5 का मान कितना होगा? तो सीधी सी बात है, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो लिख देंगे -2/3 गुणा 4/5। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, -2 गुणा 4, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो यहाँ पर -8/15, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 10वां, 2x - 3 = 7 का हल ज्ञात करो। तो 2x, ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो प्लस का 7 + 3, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 10। x बराबर कितना होगा? 10/2, यानी कि 5 आपका हल हो जाएगा। ठीक। आगे देखो, घन संख्या किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? घन संख्या किसे कहते हैं? तो लिखेंगे कि एक संख्या को एक क्या लिखेंगे? एक संख्या को एक संख्या को स्वयं से ही स्वयं से ही 3 बार गुणा करने पर 3 बार गुणा
करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? प्राप्त संख्या घन संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे मुझे 2 का क्या निकालना है? घन निकालना है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है 2 का घन, 2 का घन, इसका मतलब है 2 की घात 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना होगा? 8 हो जाएगा। ठीक, आगे देखो 12वां। एक साइकिल का अंकित मूल्य 500 है। साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिलती है, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो, सबसे पहले हम छूट निकालेंगे कि छूट आखिर मिलती कितनी है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है? 500 का 20%, 500 का 20%, यानी 500 गुणा 20 बटे में 100, तो कितना हो जाएगा? 100 रुपये। 100 रुपये की क्या मिल रही है? छूट मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा? अतः हम लिखेंगे, अतः साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना था? 500, उसमें से 100 रुपए की छूट है, तो 400 रुपये आपका क्या हो जाएगा? साइकिल का क्रय मूल्य। ठीक है, आगे बात करते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 से 22 तक। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य में से उपयुक्त पर सही चिन्ह लगाना है। 12 की घात 0 का मान 1 होता है, बिल्कुल सही है। किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मतलब कितना होता है? 1। आगे, -4 की घात -2 का मान 1/16 होता है। तो देखो यहां पर सीधी सी बात है, घात -2 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1/-4 की घात 2, तो 1 -4 गुणा -4 कितना हो जाएगा? +16। तो यह कथन भी सत्य है। देखो, गुणा करते समय घातें जुड़ती है, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी? 3 की घात 3 +4 +5, तो 3 की घात कितना होना चाहिए? 12, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 3 की घात 30, यानी ये कैसा है? गलत है। अगला, 2 की घात देखो, 3 दूनी 6, 2 की घात 3 और इसकी घात 2, तो 2 की घात 3 गुणा 2, उत्तर कितना होना चाहिए? 2 की घात 6, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 2, तो ये भी क्या है? असत्य है, गलत है। 14 देखो, 14 प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो 2 गुणा क्या होता है? यहाँ पर हो जाएगा 2h गुणा l प्लस b हो जाएगा। ठीक, एक घन के सभी फलक, एक घन के जितने भी फलक होते हैं वो सब कैसे होते हैं? सर्वागसम होते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सर्वागसम। आगे, कमरे के आधार का क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 3 मीटर है, तो फिर आयतन कितना होगा? तो आयतन कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो आयतन है वो 12 या 36, तो यहाँ पर 36 मीटर क्यूब होगा। ठीक, फिर एक वर्गाकार पार्क का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, क्या होता है? 4 गुणा भुजा होता है वर्ग का परिमाप। आगे देखो, प्रश्न संख्या 15, स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ क्या करना है? आपको मिलान करना है। पहला देखो, 4 गुणा 7 पी, तो 4 सत्ते 28 पी, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 28 पी स्क्वायर, माइनस का 28 पी स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस का 28 पी स्क्वायर क्यू, तो -28 पी स्क्वायर क्यू, और यहाँ पर माइनस का 12 पी की घात 4, ये आपस में मिलान करना है। 16वां देखो, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान बताता है। यहाँ पर आपके अलग अलग समय पर रोगी के तापमान को बताया गया है कि 9 बजे कितना था? 9 बजे आपका 35.5 था, 10 बजे 36 डिग्री था, 11 बजे कितना था? 39 डिग्री था, और 12 बजे कितना था? आपका 38.5 था, 1 बजे कितना था? 1 बजे आपका 36.5 था, 2 बजे कितना था? 2 बजे भी 36.5 था, और 3 बजे कितना था? 3 बजे था 37 डिग्री। अब देखो यहाँ पर रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे क्या था? देखो 1 बजे के यहाँ पर है कितना है? 36.5, कितना था? 1 बजे था, यहाँ पर लिख देंगे 1 बजे रोगी का जो तापमान था वो कितना था?
तो यहाँ पर उत्तर में हम लिख देंगे, इसके उत्तर में लिख देंगे 36.5 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 36.5 डिग्री सेल्सियस। रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था? 38.5 कब है? देखो यहाँ पर 38.5 कब है? 12 बजे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देंगे दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे। तीसरा, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था। ये दोनों समय क्या क्या थे? ये दोनों समय क्या थे आपके? यहाँ पर देखो 1 बजे और 2 बजे। तो लिखेंगे दोपहर 1 बजे व 2 बजे। दोपहर 1 बजे व 2 बजे रोगी का तापमान समान था। फिर 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था? इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे? देखो 1:30, 1:30 पर कितना था? देखो यहाँ पर 36.5 ही है ना। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिख लेंगे चौथे वाले का। तो लिखेंगे कि 1:30 पर, ठीक है, 1:30 पर दोपहर में रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। हमें कैसे पता चला? तो लिखेंगे एक्स अक्ष पर 1 बजे और 2 बजे के बीच तापमान नियत था, फिक्स था। देखो 1 से 2 के बीच में नियत है, कांस्टेंट है, नियत था। अतः 1:30 पर भी तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 16। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17। आगे खंड ब है, उसमें है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 से लेकर 22 तक आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। 17वां देखो, एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी है और पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति और स्तंभ में इस प्रकार खड़ा रखना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे माना कि पंक्तियों की संख्या x है। माना कि पंक्तियों की संख्या कितनी है? x है। अतः स्तंभ की संख्या भी कितनी होगी? x होगी, है ना, क्योंकि लिखा हुआ है पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर है। अतः स्तंभ की संख्या तो वो भी कितनी होगी? x होगी। इसीलिए विद्यार्थियों की संख्या, इसीलिए विद्यार्थियों की संख्या किसके बराबर होगी? विद्यार्थियों की संख्या x गुणा x। जितने पंक्ति है उतने ही कॉलम है, जितनी रोज है उतने ही कॉलम है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर। अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या किसके बराबर है? 2401 के बराबर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2401 का वर्गमूल, और 2401 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 49 होता है ना। कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर 2401 इसका भाग देंगे। सबसे पहले यहां पर देखो 4 और 2 6 और 1 7। तो यहां पर सबसे पहले मैं 4 का भाग दे देता हूं। इसका भाग दे देते हैं यहाँ पर। आप चाहे तो आपके कौन सी विधि से, भाग विधि से निकाल दो। भाग विधि से बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। देखो यहाँ पर हम भाग विधि से निकालते हैं। 2401 सबसे पहले 24 के आसपास किसका वर्ग होता है? 4 का। तो 4 इधर भी लिखा, 4 इधर भी लिखा, और इधर कितना लिखेंगे? इधर भी लिखेंगे 4। तो कितना हो जाएगा? 16। 24 में से 16 गया तो 8, 0 और 1, ये कितना हो गया? 16। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या करना है? जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पर एक खाली जगह बना लेंगे। इसको किससे गुणा करेंगे? 9 से। तो कितना हो जाएगा? 801। 801 में से 801 गया तो 0, यानी ये किसका वर्ग है? ये आपके 49 का वर्ग है। अतः लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी है? अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 49 है।
अतः पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या 49 है। ठीक, आगे देखो 18वां। 15,000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400 रुपए में उपलब्ध है, तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या दिया हुआ है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 15,000, है ना। तथा बट्टा मूल्य कितना दे रखा है? तथा बट्टा मूल्य वो दे रखा है 14,400, है ना। अब बट्टा कितना मिल रहा है, यानी छूट कितनी मिल रही है? तो छूट मिल रही है 15,000 माइनस 14,400, तो कितनी छूट मिल रही है? 600 रुपए। इसका हमें निकालना है बट्टा प्रतिशत। अतः बट्टा प्रतिशत या कह लो छूट प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत कितना होगा? 600 रुपए छूट मिल रही है किस पर? 15,000 पे। गुणा प्रतिशत निकालने के लिए 100, है ना। तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 4%। कितना आ जाएगा? 4%। यही आपका हल होगा। आगे देखो 19। किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के कितने पीरियड लगते हैं? 8। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हो तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा, यह आपको बताना है। तो यहां पर देखो, यहां पर ये किसका उदाहरण है? तो प्रतिलोम समानुपात का, क्योंकि जितने ज्यादा क्लास होंगे तो क्लासों की अवधि उतनी ही क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, है ना। तो यहां पर आप चाहे तो एक सारणी भी बना सकते हैं। देखो सारणी कैसे बनाएंगे, यहां पर एक सारणी बना लेंगे। ये बना लिया आपने एक सारणी, है ना। एक सारणी बना लो यहां पर। फिर यहां पर क्या है? एक तो आपके कालांशों की संख्या है, यहां पर 2 कॉलम बना लेंगे। देखो यहां पर लिख लेंगे कालांशों की संख्या, कालांशों की संख्या, और यहां पर क्या है? अवधि। तो देखो जब 8 पीरियड होते हैं तो कितना पीरियड होता है? 45 मिनट का। समझ लीजिए 9 पीरियड होंगे तो कितने मिनटों के होंगे? x मिनट के। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि स्पष्ट है कि, लिखेंगे स्पष्ट है जितने जितने कालांश होंगे, जितने कालांश अधिक होंगे, जितने कालांश अधिक होंगे अवधि उतनी ही क्या होगी? कम होती जाएगी। अवधि उतनी ही कम होगी, अवधि उतनी ही कम होगी। अतः यह प्रतिलोम समानुपात का क्या है? उदाहरण है। अतः यह प्रतिलोम प्रतिलोम समानुपात का उदाहरण है। ठीक है। अतः देखो यहां पर लिख देंगे, जब 8 पीरियड है तो कितने मिनट के हैं? 45 के। और 9 है तो कितने के हैं? x के। तो देखो यहां पर x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 8 गुणा 45 भाग 9। तो 9 पंजे 45, x बराबर कितना आ जाएगा? 40। अतः लिखेंगे, अतः कालांश की अवधि कितनी होगी? 40 मिनट। अतः कालांश की अवधि कितनी होगी? 40 मिनट होगी। कालांश की अवधि कितनी होगी? 40 मिनट होगी। आगे देखो, x बराबर 1/2, y बराबर 2/3, z बराबर 1/3, तो 1/8 एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो देखो 1/8 एक्स वाई जेड, तो 1/8 एक्स की जगह 1/2, वाई की जगह 2/3, जेड की जगह 1/3। तो यहाँ से 2 से 8 कटेगा 4 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 में 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 1/72 आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखो
एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो कुंड को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखो यहाँ पर कुंड का आयतन दे रखा है। कुंड का आयतन कितना दे रखा है? 108 मीटर क्यूब। तो इसको किसमें बदलना पड़ेगा? लीटर में। तो 108 गुणा क्या करेंगे? 1000 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 108 और पीछे 3 जीरो, लीटर, है ना। अब कहेंगे कि कुंड में 60 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है? पानी गिर रहा है। 1 मिनट में 60 लीटर गिर रहा है। अतः अतः कुंड को भरने में लगा समय अतः कुंड को भरने में समय लगेगा। अतः कुंड को भरने में समय लगेगा। कितना लगेगा? 108,000। देखो 1 मिनट में 60 है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। इसको सॉल्व करेंगे, उत्तर कितना आएगा? 30 घंटे। यानी कितना समय लगेगा? 30 घंटे लगेंगे। आगे देखो, निम्न तालिका का प्रयोग करके क्या करना है आपको? रेखिक आलेख बनाना है। किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटना में घायल लोगों की संख्या नीचे दी गई है ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? एक ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे आलेख? तो आलेख बनाने के लिए यहां पर देखो मैं बना लेता हूं। यहां पर हम आलेख बना लेंगे, या देखो यहां पर मैं अगले पेज पे बना लेता हूं। यहाँ पर जगह ज़्यादा है और एक हम ऐसे रेखा खींच देंगे। ठीक, यहाँ पर हम 2017 ऐसे अंदाज से ले लेते हैं। ठीक है, 2018, 2019, आप बिल्कुल समान माप पे लेना। 2020, 2021, ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है, और ये आपका वाई अक्ष है। यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर मान लेते हैं 5, ये 10, 15, 20, 25, 30, 35, बहुत है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका? इधर वर्ष है और इधर क्या है? आपके घायलों की संख्या है। घायलों की संख्या ये आप ऐसे लिख लेना। देखो सबसे पहले 2017 में कितनी थी? 15। तो 2017 में 15 पे यहाँ पे टिक कर लो। 2018 में कितना था? 2018 में था 20। 2018 में 20 कर लो। 2019 में कितना था? 2019 के अंदर यहाँ पर देखो 2019 में है 12। तो 10 से थोड़ा सा ऊपर, 10 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे मान लेते हैं। फिर 2020 में कितना है? 32। तो 30 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर मान लेते हैं 32। और 2021 में कितना था? 2021 में है 23। तो 25 से थोड़ा सा कम, है ना। अब इसको मिला देंगे ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे। ठीक, यहाँ पर हम पैमाना लिख देंगे कि हमने पैमाना क्या लिया है। पैमाना लिखेंगे, 1 इकाई बराबर 1 वर्ष लिया है, और यहाँ पर 1 इकाई बराबर y अक्ष पे 1 इकाई बराबर कितना लिया है हमने? 5 व्यक्ति लिया है। ठीक, ये हो गया आपका आलेख। आगे देखो, निबंधात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न? निबंधात्मक प्रश्न। देखो निबंधात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 23 से लेकर 25 तक है, और यहाँ पर आपके अथवा वाले प्रश्न भी साथ में दिए हुए हैं। देखो 23वां है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा क्या करना है आपको? आलेखित करना है। और अथवा में भी दिया हुआ है, निम्नलिखित सूचनाओं को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट बनाओ, और सारणी व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों के लिए आपको क्या बनाना है? पाई चार्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखो हम पाई चार्ट बना लेते हैं। मैं अलग पेज पे इसको सॉल्व करवा लेता हूँ। प्रश्न संख्या है आपका 23।
है ना। प्रश्न संख्या 23। सबसे पहले हम एक सारणी बनाएंगे, यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर कुल मिला के कितनी भाषा है, 6 भाषा है। भाषा इधर लिख देंगे, फिर इधर छात्रों की संख्या लिख देंगे, फिर यहाँ पर संपूर्ण का भाग लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे केंद्रीय कोण। इस तरह आपको भी क्या करनी है, एक टेबल बनानी है, पहले अच्छे से व्यवस्थित काम करना है ताकि पूरे नंबर मिल सके। ठीक, ऐसे एक व्यवस्थित आप क्या करेंगे, पूरी टेबल बना देंगे। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले इधर लिखेंगे भाषा, यहाँ पे लिख देंगे छात्रों की संख्या, यहाँ पे लिख देंगे संपूर्ण का भाग, यहाँ पे लिख देंगे केंद्रीय कोण। ठीक, भाषा कौन कौन सी थी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, और यहाँ पर लिख देंगे कुल। ठीक, छात्रों की संख्या 40, यहाँ पे 12, 40, फिर 12, फिर 9, फिर 7 और फिर 4, योग कितना हो जाएगा, 72। संपूर्ण का भाग देखो 40 बट्टे में 72 कितना हो जाएगा, 5 बट्टे में 9, 12 बट्टे में 72, 1 बट्टे में 6, 9 बट्टे 72, 1 बट्टे में 8, 7 बट्टे में 72 ऐसा का ऐसा, 4 बट्टे 72 यानी 1/18। अब में क्या करना है, केंद्रीय कोण, तो 5/9 गुणा 360 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 200 डिग्री। 1/6 गुणा 360 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। 1/8 गुणा 360 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। 7/72 गुणा 360 डिग्री, ये हो जाएगा 35 डिग्री। और 1/18 गुणा 360 डिग्री, ये हो जाएगा 20 डिग्री, है ना। इन सभी का योगो देखो कितना आना चाहिए, 360, 260, 260 और 280, 280 और 30, 310, 350 और ये 360। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक पाई चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसके लिए हम एक पाई चार्ट बना देंगे। तो पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, आप सबको पता है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इधर ही ले लेता हूँ, चले इधर ही बना लेते हैं। ऊपर मैं देख बना के बता देता हूँ। इस तरह पहले क्या करना है, आपको एक वर्त लेना है। क्या करना है, एक वर्त लेना है। फिर आपको क्या लेना है, एक चांदा लेना है। क्या लेना है, एक चांदा। सबसे पहले आप किसका कोण बनाएंगे, 200 डिग्री का। तो 200 डिग्री का कोण 180 का ऐसे सीधा होता है, थोड़ा सा तिरछा बन जाएगा। ये बन गया, समझ लीजिए आपका 200 का कोण, है ना। ये किसका कोण है, 200 डिग्री का। ये कौन सी विषय थी, हिंदी। फिर कितना था, फिर था 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा 60 डिग्री। आपको चांदे से माप के बनाना है, ठीक है, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। 60 डिग्री ये हो गया अंग्रेजी का। फिर 45 डिग्री किसका है, मराठी का। ये लगभग ऐसे हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा आपके मराठी का। फिर कितना था, एक था 35 डिग्री और एक था 20 डिग्री। समझ लीजिए ये 20 डिग्री है, ये हो गया 35 डिग्री और ये हो गया आपका 20 डिग्री। 35 डिग्री किसका था, तमिल का, और 20 डिग्री किसका था, बंगाली का। इस तरह आप क्या करेंगे, इसका पाई चार्ट बना लेंगे। ठीक, इसी के जो अथवा वाला है उसमें भी पाई चार्ट बनाना है। तो देखें, प्रश्न संख्या 23 का है अथवा वाला। इसमें भी हमें क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम पहले आप एक सारणी बना देंगे। यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम होने चाहिए। सबसे पहले क्या था, रंग था। सबसे पहले क्या था, आपका रंग था। फिर व्यक्तियों की संख्या थी। फिर संपूर्ण का भाग था। और फिर क्या था आपका, फिर था आपका केंद्रीय कोण। फिर था आपका केंद्रीय कोण। इस तरह से यहाँ पर भी सारणी बनाएंगे एक।
यहाँ पर आप सारणी बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इधर रंग, फिर क्या लिखेंगे, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, फिर क्या लिखेंगे, संपूर्ण का भाग, संपूर्ण का भाग, और फिर लिख देंगे इधर केंद्रीय कोण। क्या लिखेंगे, केंद्रीय कोण। यहाँ पर रंग कौन सा है, नीला है, फिर यहाँ पर हरा है, यहाँ पर लाल है, और कौन सा है, पीला है। 4 रंग दिए हुए हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे युग। देखो नीला पसंद करने वाले 18, 9, 6 और 3, 6 और 3 9, 9 9 18, 18 दूनी 36, है ना। फिर संपूर्ण का भाग, संपूर्ण का हमें भाग निकालना है, तो 18/36, 1/2, 9/36, 1/4, 6/36, 1/6, और 3/36, 1/12। आगे देखो केंद्रीय कोण निकालना है, तो 1/2 गुणा 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। फिर देखो 1/4 गुणा 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 1/6 गुणा 360 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और 1/12 गुणा 360 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, इन कोणों की मदद से हम एक पाई चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर आप एक वर्त बना लेंगे अच्छे से बड़ा सा, फिर आप चांदी की मदद लेंगे। सबसे पहले 180 का कोण बनाना है, 180 का बिल्कुल सीधा बनेगा ऐसे, जो केंद्र से होकर जाएगा, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, केंद्र बीचों बीच लेना है, तो यहाँ पर ले लिया केंद्र। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये किसका था, नीले रंग का। फिर कितना था, 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे हो जाएगा, बिल्कुल सीधा। एक मिनट, यहाँ पर ऐसे बना लेंगे एकदम सीधा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। ऐसे एकदम सीधा आप बना लेना। ये थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, एक मिनट। यहाँ पर आप एकदम सीधा ऐसे बनाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 90 डिग्री। ये किसका होगा, हरे रंग का। फिर क्या है, एक है 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री। एक है 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। 60 डिग्री क्या था, लाल था, और 30 डिग्री कौन सा था, पीला। इस तरह आप क्या करेंगे, एक पाई चार्ट बना लेंगे। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 24 की तरफ। 23वां हो गया, 24वां क्या है, RICE क्या है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। तो XYZ का मान ज्ञात करो और अपने उत्तर की क्या करो, पुष्टि करो। तो सबसे पहले देखो यहां पर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x बराबर OE बराबर OI। OE क्या है, OE बराबर OI, है ना। ये भाग किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। बराबर में कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि विकर्ण क्या करते हैं, समद्वि भाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को दो समान भागों में विभाजित करते हैं। तो लिखेंगे विकर्ण क्या करते हैं, समद्वि भाजित करते हैं। ठीक, ठीक इसी तरह दूसरी शर्त, y बराबर OR बराबर क्या होगा, OC बराबर कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। सेम टू सेम जो ऊपर कारण लिखा वो यहां पर भी आप लिख लेना। फिर देखो यहां पर आगे जेड क्या है, जेड आपके समचतुर्भुज की भुजा है। जेड क्या है, जेड आपके समचतुर्भुज की भुजा है। और जेड बराबर माप कितना होगा, जेड बराबर माप हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। ये 13 है तो बाकी सब भी क्या होगी, 13 13 होगी। ठीक, तो ये हो गया आपका इसका भाग 24 का पहला वाला। फिर देखो इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, अथवा में दे रखा है कि आकृति क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है, आकृति के अनुसार कौन सी दो भुजाएं समांतर है, ये आपको बताना है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम कि, यहां पर मैं लिख लेता हूं, क्योंकि क्योंकि कोण KLM और
कोण एन एम एल, इन दोनों का योग कितना है 180 डिग्री। देखो इन दोनों का योग कितना है 180 डिग्री। अर्थात क्रमागत कोण कैसे होते हैं, क्रमागत अंतःकोण संपूरक होते हैं, लिखेंगे। अर्थात क्रमागत यानी एक के बाद एक, क्रमागत जो अंतःकोण होते हैं वो कैसे होते हैं, संपूरक। संपूरक मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्रमागत अंतःकोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। अतः अतः कौन सी भुजा, आपकी के एल भुजा और एम एन भुजा, के एल भुजा और एम एन भुजा क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, और इसीलिए आपका जो के एल एम एन है ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो आपकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या होगी, आपस में समांतर होगी, क्योंकि इनके जो क्रमागत अंतःकोण है वो क्या है, संपूरक है। अतः दोनों भुजा आपस में समांतर होगी। आगे देखो 25वां, निम्नलिखित गुणनखंड व्यंजकों के क्या करने हैं, आपको गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले 20l² प्लस 30al है ना। तो यहां पर देखो प्रश्नानुसार सबसे पहला हम ले लेते हैं इधर 20l² प्लस 30al है ना। तो यहां पर देखो 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 5, 4 को लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, एल स्क्वायर मतलब एल गुणा एल गुणा एम। ठीक, इसकी जोड़ करनी है 30 ALM से। 30 को क्या लिख सकता हूं 6 पंजे 30, तो 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा ए गुणा एल गुणा एम, ये हमने लिख दिया। अब देखो यहां पर क्या कॉमन मिल रहा है जो दोनों में है, देखो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 5 इधर भी है 5 इधर भी है, 2 ले लिया बाहर 5 ले लिया, एल इधर भी है एल इधर भी है, एल ले लिया बाहर, फिर एम इधर भी है एम इधर भी है, एम को भी ले लिया बाहर। अंदर क्या बचा, इधर देखो, इधर यहां पर देखो 2 एक बार लिया है बाहर, तो 2 कितनी बार बचा, यहां पर 20l² है ना। तो यहां से देखो, यहां से 10 बाहर ले लिया, तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर देखो एक तो 2 बचेगा और एक क्या था बचेगा 5 बचेगा। तो यहां पर बचेगा 2 गुणा 5 गुणा एल ले लिया एम ले लिया, एक बचेगा एल, प्लस में तो यहां पर प्लस में यहां से देखो कितना बचा, 2 और 5 ले लिया, क्या बचा 3 बचा, एल और एम ले लिया, ए बचा। तो यहां पर कितना हो गया 10l/m है ना। यहां से 10 ले लिया बाहर, तो सॉरी यहां पर कितना बचेगा 2 ही बचेगा। ठीक है, यहां पर कितना बचेगा 2 ही बचेगा, क्योंकि यहां से देखो 2 गुणा 5 ले लिया तो एक 2 बचेगा। तो यहां से कितना बचेगा, ये बचेगा 2l प्लस कितना बचेगा 3a बचेगा। तो 10l/m 2l प्लस 3a, ये हो जाएगा आपका हल। ठीक, आगे देखो दूसरा, पहला हो गया, दूसरे वाले में देखो यहां पर मैं लिख लेता हूं दूसरा प्रश्न आपका। दूसरा कितना दे रखा है, दूसरा दे रखा है आपके 5x² माइनस 15xy का स्क्वायर, ये दे रखा है। तो यहां पर देखो, यहां पर 5 गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा वाई माइनस 3 गुणा 5 गुणा एक्स गुणा वाई यहां से क्या कॉमन ले लेंगे 5 गुणा एक्स गुणा वाई। तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा आपके देखो 5xy तो ले लिया बाहर, यहां बच जाएगा आपके x माइनस, यहां से देखो क्या बचेगा 3 और क्या बचेगा y, तो 3 और y, तो यहां पर हो जाएगा 5xy और यहां पर बचेगा x माइनस 3y, यही आपका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। ठीक, आगे देखो
आगे यहाँ पर अगले वाले जो भाग है वो मैं अगले पेज पे सॉल्व करवा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर आगे यहाँ तक सॉल्व कर लिया। यहाँ पर 25 का तीसरा, या इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार के लिए, ये हमने सॉल्व कर लिया है ना। और चलिए 25 का तीसरा, 25 का तीसरा हमारे पास बाकी था। वो क्या था? ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए स्क्वायर प्लस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 4 गुणा a प्लस 16 को क्या लिख सकता हूँ? 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 4। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये किसका वर्ग हो गया? तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा 4 प्लस 4 का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, कौन से सूत्र का उपयोग किया है? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का वर्ग का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर ये हल हो जाएगा। फिर देखो चौथा, चौथा क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। तो यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर, 7y के टुकड़े क्या होंगे? माइनस का 4y माइनस का 3y प्लस क्या हो जाएगा? 12। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 4, y माइनस 4 को बाहर ले लेंगे, पीछे बचेगा y माइनस 3। ये क्या होगा? आपका हल होगा। ठीक, आगे देखो इसी के अथवा वाला, 25 का अथवा वाला। अथवा में पहला देखो, अथवा में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस, ये देखो वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, ये हमने कर दिया। ठीक है, ये बाकी है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ये बाकी है ना। वाई स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं। देखो ये क्या है? ये अथवा का पहला था, ये वाला, ये अथवा का पहला था, और ये आपके चौथा बाकी था। चौथा था पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 2 गुणा पी गुणा 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? p माइनस 5 का वर्ग, है ना। ये उत्तर हो जाएगा। कैसे? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी स्क्वायर के प्रयोग से। ठीक है, अब देखो अथवा का पहला ये वाला था। ठीक है, अथवा का पहला, और ये कौन सा था? चौथा था, ये आप ध्यान रखना, ये चौथा था। अब देखो अथवा के अंदर दूसरे वाले का, 3m का स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6, 3m का स्क्वायर प्लस 9m प्लस का 6, ये आपको सॉल्व करके बताना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अथवा का दूसरा लिखा हुआ है 3m का स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6, तो यहां पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 3m का स्क्वायर प्लस 9m की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? तो 3m प्लस 6m प्लस 6, यहाँ से 3m कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? m प्लस 1, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, m प्लस 1, m प्लस 1 को बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा? 3m प्लस 6, है ना। और यहाँ से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3m प्लस 2 और m प्लस 1, ये हो जाएगा हल, है ना। फिर बात करें इसके तीसरे की, इसके तीसरे की, तीसरा क्या दिया हुआ है? तीसरा जो आपको प्रश्न दे रखा है वो देखो यहाँ पर 10a का स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c का स्क्वायर, ये दे रखा है ना। तो देखें 10a का स्क्वायर माइनस 15b का स्क्वायर प्लस 20c का स्क्वायर,
प्लस 20 सी का स्क्वायर। ये प्रश्न हमारे सामने दे रखा है। तो देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर देखो सबके अंदर क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। 10a स्क्वायर, 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 गुणा 2 ए स्क्वायर, माइनस 15 को क्या लिख सकता हूं, 5 गुणा 3 गुणा बी का स्क्वायर, और 20 को लिख सकता हूं 5 गुणा 4 गुणा सी का स्क्वायर। सब में से क्या कॉमन मिल रहा है, आपको 5 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर क्या बचेगा, 2a का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 3b का स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 4c का स्क्वायर, और यही आपका अभिष्ट हल होगा। फिर देखो चौथा सवाल क्या दे रखा है, यहाँ पर माइनस का 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca ये दिया हुआ है, माइनस 4a स्क्वायर, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं चौथा, माइनस का 4a स्क्वायर माइनस 4ca प्लस 4ab ये दे रखा था, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यदि मैं क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लो, सब में से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, तो सब में से आप कहोगे कि एक तो 4 कॉमन मिल रहा है और एक क्या कॉमन मिल रहा है, ए कॉमन मिल रहा है। अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप इसको विस्तारित रूप में लिख दें। सबसे पहले यहाँ से जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 4a का स्क्वायर प्लस 4ca माइनस 4ab ये बच जाएगा। फिर देखो माइनस 4 गुणा ए प्लस 4 गुणा सी गुणा ए माइनस 4 गुणा ए गुणा बी, तो माइनस सब में से 4 और क्या कॉमन मिल रहा है, ए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल और केवल ए बचेगा, है ना। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल और केवल सी बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का बी बचेगा, है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये वाला, यही आपका क्या हो जाएगा, अभीष्ट हल होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके मॉडल पेपर को, जो कि कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, इस मॉडल पेपर के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 25 तक सभी को बहुत अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूं आज का ये मॉडल पेपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।